आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.5 और सबसे पहले हम करते हैं इसका पहला सवाल। इसमें पूछ रहे हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, तो आप जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है, पहले हम ये सारी चीज आपको बता चुके हैं। ठीक है, परमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और अपरमेय संख्या जो होती हैं वो √2, √3, √4 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, 5, इसी तरह से पाई भी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो ये परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया आपके लिए। तो आपको इन सवालों को देखकर आपको यही बताना है कि परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। 2 माइनस √5। ठीक है, थोड़ी सी बात और देख लीजिए यहाँ पर कि अपरमेय संख्याओं में आप कुछ भी जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या ही रहेगी। इसी तरह से आप जो है भाग कर दीजिए किसी भी संख्या से या किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए अपरमेय संख्या में, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 में से एक संख्या जो है आप जानते हैं √5 जो है वो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो 2 में से √5 घटा रहे हैं तो ये जो संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, अपरमेय संख्या रहेगी। ठीक है, लिख देंगे यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। यहाँ पर √23 को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये संख्या वो कैसी है, परमेय हो, लेकिन यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तब पता चलेगा कि ये संख्या जो है परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसके लिए क्या हल करना है। इसमें ये जो ब्रैकेट दे रखी है खोल दीजिए इसके लिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 और माइनस के ये √23। तो देखिए ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, प्लस माइनस के कट जाएंगे, आपके क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। इनके लिए आप 3/1 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या होगी कैसी होगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे अगला सवाल। तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया है 2 √7/7 √7। यहाँ पर भी आपको देखने से यही लग रहा है कि जैसे ये कैसी संख्या है, √7 की वजह से अपरमेय संख्या हो। ठीक है, लेकिन जब हम इसे हल करेंगे तो देखते हैं कैसी संख्या है ये। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 √7/7 √7 में आप क्या करेंगे, √7 से √7 कट जाएगा तो आएगा आपका 2/7, और 2/7 मतलब P/Q के रूप में आ गया। तो ये जो संख्या वो कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लिख देंगे यह है एक परमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परमेय संख्या है। इसी तरह देखते हैं चौथे में दिया है 1/√2। इसमें आपको देखते ही पहचान में आ रहा है कि ये जो है कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है √2 की वजह से। तो यहां लिख देंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। लिख देंगे यह एक अपरमेय संख्या है। इसी तरह से हम देखेंगे पांचवा सवाल, और पांचवा सवाल इसमें दिया है 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई आप जानते हैं पाई की संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, तो पाई की वजह से 2 पाई चाहे 3 पाई, मैंने बताया
चाहे उसमें कुछ गुणा करें, भाग करें, जोड़ें या घटाएं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपर में है तो अपर में ही रहेगी। तो पाई की वजह से ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। ठीक है, यह एक अपर में संख्या है। यहाँ लिख देंगे यह एक अपर में संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए दूसरे सवाल में इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो 4 सवाल दे रखे हैं, इनको क्या करना है, हमें सरल करना है। तो उसमें कुछ सूत्र लगेंगे और कुछ में जो है गुणा करनी है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो इसकी गुणा हम पहले इससे करते हैं, तो ये आ गए 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे तो ये आएंगे आपके प्लस 3√2। अब आप इसकी गुणा इससे करिए तो ये आएगा 2√3, और इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपको √6। ठीक है, क्योंकि ये भी संख्या अंडरूट में है, ये भी संख्या अंडरूट में है, तो अंडरूट में हम गुणा कर देंगे 2 3 6। चाहे तो हम ऐसे लिख देते हैं 2 अंडरूट में 3 और अंडरूट में 2। ठीक है, चलिए अगला लाइन देखते हैं इसमें। तो ये 6 प्लस, अब ये देखिए 3 अंडरूट 2 है और ये 2 अंडरूट 3 है, तो हम इन संख्याओं को जो है जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या ऐसी ही रहेंगी, 3 अंडरूट 2 प्लस 2 अंडरूट 3, ये हो जाएंगे आपके अंडरूट में 6। ठीक है, इन संख्याओं को हम जोड़ नहीं सकते, ना इसको हम किसी संख्या में जोड़ सकते हैं, तो ये सभी संख्याएं अलग अलग है एक तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 प्लस अंडरूट 3 और 3 माइनस अंडरूट 3। तो यहां ध्यान से देखिए a प्लस b और ये हो जाएगा आपका a माइनस b। तो जो सूत्र बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां पर आपको a की जगह कितने हैं 3 है और b की जगह कितने हैं अंडरूट 3 है। ठीक है, तो आपका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह कितने हैं, देखिए a की जगह कितने हैं 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिए 3, और b की जगह कितने हैं अंडरूट 3 है, तो हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, a की जगह हमने 3 लिख दिए, माइनस b, और b की जगह कितने रख देंगे अंडरूट 3, यहाँ रखे हैं अंडरूट 3। ठीक है, उसका वर्क कर देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 का वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, और अंडरूट 3 का वर्क करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 घटा देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया होल स्क्वायर। तो आपको जो है a प्लस b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक की जगह आपको पता होना चाहिए क्या है, एक की जगह देखिए ध्यान से, इसकी तुलना कर दीजिए आप, प्लस से आगे वाली संख्या a है और प्लस के बाद वाली संख्या b है। तो a की जगह कितने हैं अंडरूट 5 है, और b की जगह कितने हैं अंडरूट 2 है। ठीक है, ये आप जो है देखकर पहचान सकते हैं कि a और b क्या दिया है यहाँ पर। तो ये देखिए, अब हम a की जगह अंडरूट 5 रख देंगे, b की जगह अंडरूट 2 रख देंगे। तो हम पहले इसकी जगह खाली कर देते हैं, a की जगह ये खाली कर दी, b की जगह हमने खाली कर दी प्लस 2, और ये a और ये b। ठीक है, जहां जहां a और b था वो हमने संख्या खाली कर दी। ठीक है, इसमें a की जगह कितने हैं अंडरूट 5, तो a की जगह हम रख देंगे अंडरूट 5, b की जगह कितने हैं अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 लिख दी। फिर a आ गया तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, फिर से अंडरूट 5 लिख देंगे, और b की जगह कितने लिख देंगे अंडरूट 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको वर्क करना है और गुणा करनी है, यही आपको करना है पर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका अंडरूट 5 का वर्क करेंगे तो 5 हो जाएगा, अंडरूट 2 का वर्क करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये 2 रहेंगे, और अंडरूट में कितने आ गए 10 रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 का वर्गमूल होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप इन संख्याओं को जोड़ दीजिए बस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 और 2 7 प्लस
2 अंडूट 10 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। इसमें दिया है इन्होंने इसी की तरह ये भी ठीक है। ए दोनों संख्या देखिए एक जैसी है तो हम इसे ए मान सकते हैं, और ये दोनों संख्या एक जैसी है इसे हम बी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया और ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दिया, तो ये जो सूत्र बन जाएगा आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ये सूत्र यहाँ बन जाएगा। तो इसके बारे में आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको ए और बी की जगह पता होना चाहिए संख्या क्या है, हमने पहले ही पता कर लिया। ए की जगह कितने हैं, ये देखिए ए की जगह कितने हैं, अंडूट 5 हैं, और बी के जगह कितने हैं, अंडूट 2 हैं। तो आपको क्या करना है, ए की जगह जो संख्या दे रखी है वो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह हम कितने रख देंगे, ए की जगह हम रख देंगे अंडूट 5, यहाँ हमने ए की जगह अंडूट 5 रख देंगे और बी की जगह रख देंगे अंडूट 2, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, वर्क करना है। तो ये हो जाएगा आपका अंडूट 5 का वर्ग 5 हो जाएगा और अंडूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। ये 5 में से 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से जो है ये सवाल नंबर दूसरा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा सवाल, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसे सीमा लिया परिधि के लिए, और उसके व्यास को डी मान लिया के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई को जो किस प्रकार लिखा जाता है, परिधि बटे व्यास C/D, ठीक है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है, अंतर्विरोध मतलब उसका जो है विरोध करता है, अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो है पाई को जो मान है वो C/D यानी कि क्या है, बटे में लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है पाई अपरिमेय संख्या है। इस बात का अंतर्विरोध सा लगता है कि पाई बराबर C/D है, ठीक है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, तो देखिए समझिए। ये यहाँ पर देखिए जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा, देखिए पाई को परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो पाई बराबर परिधि बटे व्यास। तो परिधि को हमने क्या माना था, C, और इसके लिए क्या माना था, व्यास के लिए D। तो पाई बराबर C/D, यही यहाँ पर लिखा था, देखिए पाई बराबर C/D। तो ये कह रहे हैं जब पाई को C/D आप लिख रहे हैं तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। जबकि पाई को हम क्या माना जाता है, पाई को क्या माना जाता है, एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। आपने पढ़ा लिया पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई को अपरिमेय संख्या क्यों कहा जाता है, जबकि ये P/Q के रूप में लिखा जाता है इसके लिए। तो ये कह रहे हैं कि ये एक अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध का आप जो है इस प्रकार से निराकरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने, जब आप जो है किसी भी स्केल की सहायता से या पैमाने की सहायता से आप लंबाई नापते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु की, या हम कहें परिधि की या व्यास की, जब आप लंबाई नापेंगे तो उसका जो मान होता है वो लगभग में प्राप्त होता है, उसके निकटतम प्राप्त होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसका मान जो है हो सकता है अनवसानी अनावर्ती हो, या इसका मान हो सकता है अनवसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी स्थिति में ये पता नहीं चलता है कि C का मान जो है अपरिमेय है या D का मान अपरिमेय है।
तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन रहता है कि या तो इसका स्पष्ट हो जाए कि इन दोनों में किसका अपर में है, तब आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से पता नहीं चलता कि किसका मान अपर में है, इसलिए इसको क्या कह दिया था, अपर में कह दिया था। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ लिख दी है कि इस तथ्य का कोई अंतर्बोध नहीं है, क्योंकि जब कभी स्केल या पैमाना या किसी अन्य युक्ति मतलब कोई अन्य तरीके द्वारा लंबाई मापी जाती है तो निकटतम मान ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस बात को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि सी अपर में है या डी। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं कह सकते कि सी अपर में है या डी अपर में है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर परमेय संख्या है, √3 परमेय संख्या हुई, इसमें आप भाग करेंगे किसी भी संख्या से, दो क्या है, दो परमेय संख्या है, तो 2 से आप भाग करेंगे तब भी ये क्या रहेगा, अपर में ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर ऊपर वाली संख्या मतलब परिधि अपर में है तब भी पाई क्या होगा, अपर में रहेगा। यदि हम ऐसे इसके लिए लिखे कि मान लीजिए 2 ऊपर कर दें और √3 ऐसे कर दें तब भी क्या रहेगा, अपर में ही रहेगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या अपर में है। ठीक है, अपर में रहेगा। ठीक है, चाहे आप भाग करें, चाहे आप गुणा करें, चाहे आप जोड़े, चाहे घटाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बात स्पष्ट निकल कर आती है कि यहाँ पर सी और डी में से पता नहीं चलता कौन सा अपर में है, इसलिए पाई जो है इसलिए पाई क्या है, एक अपर में संख्या है। ठीक है, आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं, जिसमें दिया है कि √में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसका एक तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको सीखना है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु हम ये मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 इकाई ले रहे हैं। ठीक है, 0 से आप इधर एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम हम ए कह देते हैं, और ये जो दूरी होगी ए से लेकर बी तक की, ए से लेकर जो बी तक की दूरी होगी वो होगी आपकी 9.3। ठीक है, बिंदु बी से बाईं तरफ जितनी दूरी अंडरूट में है उतनी दूरी हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, अंडरूट में से बाहर निकाली हमने 9.3, तो 9.3 हमने ये दूरी ले ली यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये कितनी हो गई, 9.3। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से दाईं तरफ एक इकाई और ले लेंगे, एक इकाई, ये 1 यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ में इकाई लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटीमीटर की बात नहीं, 1 इकाई। अब हमें क्या करना है, जो दूरी आपने ए सी ली है उसको हमें क्या करना है, आधा करना है। तो आधा करने का तरीका क्या होता है, आप प्रकार में आधे से अधिक दूरी लीजिए, प्रकार में आधे से अधिक दूरी ले लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, एक चाप लगा देंगे, सी से चाप एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। इसी तरह से हम बिंदु ए पर नोक रखेंगे प्रकार की और चाप लगा देंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका अर्धक। ये जो रेखा हुई वो अर्धक हो गई, जहां कट कर दिया उसके लिए हम कह देते हैं ओ। अब आपको क्या करना है, ओ ए को त्रिज्या मानना है। ठीक है, ओ ए को त्रिज्या मानना है, और ओ ए जो बराबर होगा वो किसके होगा, ओ सी के। ठीक है, इस त्रिज्या को आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्रकार में लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो अर्ध चाप लगा दिया हमने, आधा चाप लगाया है, बिंदु बी से एक हम लंब रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ, बिंदु बी से लंब रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ, और उसके बाद ये जो बिंदु डी पर काट देगा। ठीक है, बी से हम एक रेखा खींचेंगे लंब बनाते हुए। ठीक है, ये 90 अंश का कोण है, लंब रेखा खींचेंगे
जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटेगा, ये जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडरूट में 9.3। ठीक है, अब अंडरूट में 9 का मतलब तो आप जानते हो, अंडरूट में अगर 9 है तब इसका मतलब होता है 3। अब 0.3 है, इसका मतलब क्या है 3 से कुछ ज्यादा। तो देखिए ये दूरी 1 2 3 यहां तक है और ये 4 है। तो ये जो दूरी आएगी अंडरूट में 9.3 वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो इसके बाद आना चाहिए, लेकिन कहाँ आएगी एक्यूरेट ये नहीं पता है। तो यही हम पता करने के लिए क्या करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे बी डी दूरी लेंगे प्रकार में। ठीक है, और इसको हम इस तरह से बढ़ाएंगे इधर, और ये जो मिलेगा बिंदु जिसे हम कह देते हैं ई। ठीक है, जहां संख्या रेखा पर बिंदु टच करेगा उसके लिए हम क्या कह देते हैं, ई कह देते हैं। तो ई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अंडरूट में 9.3 के लिए। ठीक है, इस तरह से जो हम संख्या रेखा पर अंडरूट में 9.3 के लिए निरूपित करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, अगर बटे में अंडरूट होता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, अगर बटे में एक भी अंडरूट है तब यहाँ देखिए अंडरूट है, यहाँ 2 अंडरूट है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। परिमेयकरण का क्या मकसद होता है, बटे में जो संख्या होती है अंश बटे हर, यानी कि हर में जो संख्या होती है अंडरूट वाली उसे हटाना। ठीक है, तो अगर कौन कौन से तरीके होते हैं उसे हटाने के, वही हम यहाँ सीखेंगे। अगर अकेली संख्या है इस तरह से तो उसका तरीका अलग होता है, और इस तरह की संख्या होती है बीच में चिन्ह प्लस या माइनस का हो सकता है। ठीक है, तो उसका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके हम सीखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने का। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, बटे में अंडरूट है उसको हटाना क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 1/√7। तो पहले सवाल में हमको करना है 1/√7 का परिमेयकरण। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, लेकिन ये चीज जो है बाद में लिखना। यहाँ लिखते हैं हम √7 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√7 पहले से दिए हैं, और हमने क्या लिखा है, √7 से जो संख्या अंडरूट में होती है उसी से हम ऊपर गुणा करते हैं और उसी से नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ √2 होंगे तो √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, √5 होंगे तो √5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है, बटे में जो संख्या होती है उसके प्लस माइनस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √7 से हम ऊपर गुणा कर देंगे और √7 से गुणा कर देंगे नीचे। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर √7 गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर √7 और √7 और √7। ठीक है, √7 का वर्ग आप जानते ही हैं कितना होता है, 7 होता है। तो बटे में आ जाएंगे आपके 7। यही इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा विस्तार समझा देते हैं कि √7 गुणा √7, समझ लीजिए इसके लिए कैसे आता है ये 7। ठीक है, तो देखिए 7 की पावर 1/2, अंडरूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, और यहाँ गुणा 7 की पावर 1/2। गुणा में घातें कब आती हैं, जुड़े आती हैं। तो ये 7 और 1/2 प्लस 1/2 घात में रहेगा ये ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, 1/2, ये आधा और ये आधा, आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। तो 7 की घात 1 मतलब 7 रहेंगे। तो इस तरह से जो है √7 की गुणा √7 से करते हैं तो कितने आते हैं,
7 आते हैं। किस तरह से आते हैं? इस तरह से आते हैं। ये हमने बता दिया आपके लिए। चलिए उतार लीजिए, ये जो है हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, जिसमें दिया है 1/√7 माइनस √6। यहाँ देखिए, यहाँ संख्या अकेली थी अंडरूट में, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है, वो माइनस करके हो चाहे प्लस करके हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। आपको क्या करना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, और प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस आपके लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, √7 हमने क्या बताया था, इसका चिन्ह बदल कर, तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे √6। बकाया यही लिखना आपके लिए, से अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा आपका 1/√7 माइनस √6 गुणा कर देंगे कितने से, √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। हमने क्या बताया था, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं बस, ठीक है। तो ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर देखिए इसको हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, और बटे में देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b², a की जगह √7 रख देंगे और b की जगह √6 लिख देंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इसके, ऊपर तो इतना ही रहेगा, √7 माइनस √6 प्लस है ये, √7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस √6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह से हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरे सवाल में दिया है 1/√5 प्लस √2। तो हमने क्या बताया था, इस चिन्ह को आप बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √2 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, ठीक है, हम गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा आपका 1/√5 प्लस √2 पहले से मौजूद है, गुणा कर देंगे चिन्ह बदलकर √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। तो ऊपर तो इतना ही रहेगा, 1 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे ध्यान से देखिए क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका a² माइनस b²। तो a² माइनस b² कर देंगे, यहाँ पर a की जगह कितने हैं, a की जगह है √5 और b की जगह कितने हैं, b की जगह है √2। तो ये हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा √2, a और b की जगह हमने लिख दी, ठीक है। ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, और बटे में देखिए √5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो √5 माइनस √2 और 5 में से 2 घटा देंगे, कितने बचे, 3, ये क्या हो जाएगा, परमेगण हो गया। देखिए यहाँ बट्टे में क्या था, अंडरूट था, अंडरूट बट्टे में क्या वो खत्म हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परमेगण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बट्टे में अंडरूट है और आंसर में जो है अंडरूट इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हर का परमेगण। तो √7 प्लस 2 से चिन्ह बदल दिया हमने, ठीक है, अंश तथा हर में गुणा करने पर ये हो जाएगा आपका 1/√7 माइनस 2, गुणा कर देंगे √7
प्लस 2, अंडरूट 7 प्लस 2, ऊपर हो जाएगा आपका अंडरूट 7 प्लस 2, बटे में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितने हैं, ए की जगह है अंडरूट 7 और बी की जगह कितने हैं 2 हैं, तो अंडरूट 7 में ए की जगह लिख देंगे और बी की जगह लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका अंडरूट 7 प्लस 2, अंडरूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडरूट 7 प्लस 2, 7 में से 4 घटा देंगे कितने बचे, 3 बचे, देखिए बटे में क्या था, यहाँ अंडरूट था, अंडरूट क्या हुआ समाप्त हो गया और यहाँ कितने आ गए 3 आ गए। तो इस तरह से आपकी ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। इसका रिवीजन जो है अच्छी तरह से करते रहना, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो चलिए इसकी अगली प्रश्नावली जो है आपको अगली वीडियो में बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से, ठीक है, चलिए।